हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। आपका एनडीए का पेपर बहुत अच्छा हुआ। सारे क्वेश्चन कराए हुए में से आए थे। बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। सो नाइस ऑफ यू। आपने इतना ज्यादा क्लास बहुत इंटरेस्ट के साथ किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहे, यूपीएससी के सिलेबस को ट्रूली फॉलो किया, एंड दिस वाज माय मेन एम। मैंने आपको शुरू से ही क्लास में कहा था कि आपको कंसंट्रेट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यूपीएससी के सिलेबस से, और अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन लेक्चर टू ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी के प्लस पे मैंने एक बैच चला रहा हूँ जिसमें कि सीडीएसई एपीएफ एफकेट के लिए लक्ष्य के नाम से 10 अगस्त से 100 लेक्चर में दे रहा हूँ। दैट इज फॉर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। उसमें आप मेरा अतुल सिन्हा रेफरल कोड है, अतुल सिन्हा रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए और एडमिशन पाइए, 10% का डिस्काउंट पाइए। और साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे मैं एनडीए 2020 का जो 6 सितंबर को पेपर हुआ उसको मैंने अनअकैडमी के वैरियर पे कुछ अच्छी तरह से एनालिसिस कर दिया था, हाफ एन आवर के बाद, 1 घंटे के बाद। नाउ अब आपको मैं क्वेश्चन पे डिटेल यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ वंस अगेन, सो दैट अगर कोई भी है ना आपके मन में कोई शंका वो दूर हो जाए। प्लस कमिंग एग्जाम के लिए बच्चे इसको एक माइलस्टोन के रूप में लेंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आंसर, एनालिसिस, और आप आगे के लिए तैयारी करेंगे। क्योंकि ये कोई दैट इज कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल के बाद आएगा। 6 महीने बाद फिर एग्जाम आएगा बच्चों, और आपको देना है। अपियरिंग बच्चे भी दे सकते हैं, फर्स्ट वाला एग्जाम, सेकंड तो नहीं दे सकते, इस बार दिए हैं। तो इसलिए वाइड स्कोप है आपको अगले एग्जाम के लिए। अगर आप मेरी इस क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे तो क्वेश्चन का मिजाज पकड़िए, क्वेश्चन का मूड पकड़िए। बेशक इजी क्वेश्चन लगेगा, बट आंसर कितने बच्चों का सही है दैट मैटर मोस्ट फॉर अस। और आंसरिंग करने में आप बहुत गलती कर जाते हैं बिकॉज योर प्रैक्टिस इज नॉट लाइक दैट। प्रैक्टिस को यहाँ पे करना है, आपको मेरे साथ करना है, मैं आपको कराऊंगा। अनअकैडमी के प्लस पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, अतुल सिन्हा का कोड वर्ड इस्तेमाल कीजिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। लेट अस स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेक्शन दैट इज ये सेट बी लिया हुआ है। मेरे को सेट बी मिला है, तो कोई सेट हो 50 क्वेश्चन तो सेम टू सेम होते हैं, उसमें आपको क्रोनोलॉजी अलग होता है। हमने 71 क्वेश्चन से, हमको साइंस का क्वेश्चन है, 71 से शुरू करते हैं, और जैसे हम लोग 100 पे आएंगे तो 101 तो वहां पे दैट इज आ जाएगा, मैच कर जाएगा आपका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी, है ना। 71 क्वेश्चन था, पहला साइंस का क्वेश्चन था, that is chalk and marble are different form of। तो chalk and marble are different form of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। वेरी इजी था, बहुत आसानी से आपको करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि हाँ सारे बच्चे कर ही लेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपको हमेशा 12 का फिजिक्स दिमाग में रहता है, 12 का सिलेबस दिमाग में रहता है। For your kind information, this is अतुल सिन्हा, 20 year experience। मैं लगभग, मेरे को अच्छी तरह से याद है कि सचदेवा कॉलेज में मैंने 2007-8 में एनडीए की क्लास लेता था, और 4 से ले रहा हूँ, है ना। 2001 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। सीबीएसई का एग्जामिनर भी हूँ। सीबीएसई के एग्जाम मतलब हमने कंडक्ट किए है प्रैक्टिकल, और सीबीएसई के स्कूल में मैं +12 का +2 का टीचर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब बातें मैं कभी बताता भी नहीं था, लेकिन मैं साइड बाय साइड कंपटीशन की तैयारी शुरू से ही करता था। आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ऑल यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम। तो इनको मद्देनजर रखते हुए अगर हमको जो एक्सपीरियंस है वो है, तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत आसान था। बट जो एनडीए का बच्चा 11-12 करके आया है वो बिल्कुल रट ही जाएगा, ये बड़ा डिफिकल्ट है कहना। इसलिए मैं बहुत इम्पेटिकली इन सब क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूं कि आप एक मैच्योरिटी गेन करें और उसका इस्तेमाल करें। कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना। आपको मैं कोई दिखावा और आडंबर
आना, दैट इज ये करना वो करना नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेट करूंगा कि आप यूपीएससी के मिजाज को पहचानिए, एनडीए का सिलेबस को देखिए और अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया है डिस्कस, एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किया है, दैट इज डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद आपको थॉमसन का मॉडल, देन आफ्टर रदरफोर्ड का मॉडल, देन नील बोर का मॉडल, देन बोर-ब्यूरी मॉडल। बोर-ब्यूरी मॉडल में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कुड बी accommodated in any orbit of an atom will be determined by the formula 2n square, where n is the number of orbit। तो 2 into 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 2 into 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, 2 into 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन एम सेल में, 2 into 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन एन सेल में। ये बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं है, ये यूजुअल कोर्स में केमिस्ट्री का अगला टॉपिक कराने के लिए हमने आपको बेसिस दिया है और इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया है। तो राइट आंसर डी था यहाँ पे। कोई इसमें आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ना ही कोई रटना है, ये समझना है तभी मेटल नॉन मेटल आपको समझ में भी आया होगा। बार बार मैं कहता हूँ, गॉट इट। उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। विनेगर इज नोन एज, एसिटिक एसिड होता है जिसका साइंटिफिक नेम इथेनोइक एसिड है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों, तो CH3COH इथेनोइक एसिड है नाम इसका, साइंटिफिक नेम है। विनेगर जिसके नाम से जानते हैं, सिरका के नाम से जानते हैं। तो 73 का ऑप्शन है ए, 72 का ऑप्शन है डी, 71 का ऑप्शन है बी। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए बच्चों चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, which one of the following statement is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker। तो आपको पता है कि कोई भी लिक्विड अगर किसी हम यूटेंसिल में रखते हैं तो उसके हाइट यानी डेप्थ पे डिपेंड करेगा उसका प्रेशर, नॉट ऑन द प्रेशर दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए आपको न शेप पे जाना है न सरफेस एरिया पे जाना है। द प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दैट इज बी ऑप्शन इज राइट 73। प्रेशर इज इक्वल टू होता है एच रो जी। एच का मतलब हाइट, रो का मतलब डेंसिटी, जी का मतलब ग्रेविटी। और जब दिया है कि लिक्विड एक ही है, सेम लिक्विड की बात हो रही है कि लिक्विड रखा गया है बीकर में, तो उसका यहाँ पे आंसर हो गया आपको बी, दैट इज हाइट, नथिंग एल्स। गॉट इट। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ। जैसे 75 नंबर बी सेट में था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ द साउंड। साउंड के बारे में तो लाइट साउंड का हमने लाइट एंड मैकेनिक्स हमने एक प्लस पे कोर्स ही चलाया था, है ना, जो आपके कोर्स के अभी पब्लिश है आपके पास में है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, बहुत ही आसानी से कराया गया है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू द एयर, बिल्कुल यस है। लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलता है। साउंड वेव ट्रेवल थ्रू स्टील, बिल्कुल चलता है। इसका सबका स्पीड हमने बताया है कि यार में 332 मीटर पर सेकंड होता है, 31 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री पे, 22 डिग्री पे 344 मीटर पर सेकंड होता है, और स्टील में उसका 5 गुना हो 15 गुना ज्यादा हो जाता है, वाटर में 5 टाइम ग्रेटर हो जाता है, और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। बहुत अच्छी तरह से आपको कराया गया है। साउंड इन मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन पहला ही पॉइंट कराया गया है, बल्कि मैं बार बार वैक्यूम का स्पेलिंग भी आपको कराता हूँ, तो ड्यू योर अटेंशन। गॉट इट। उसके बाद तो आपको हो जाएगा साउंड इन मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, पहला ही लाइन बोला हुआ है क्लास में, आप चेक कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन आ जाइए। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 मिरर हम लोग करते हैं स्फेरिकल मिरर में, तो आपको पता है कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अना प्रिंसिपल एक्सिस पे अना फोकस और पोल के, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बनता है ना, दैट इज पोल के बीच में बनता है। तो आर इक्वल टू 2f हो गया। 86 का बी, 86 का बी आंसर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नो डाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये सब।
लेकिन इसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं सालों से करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। 4-5 क्वेश्चन घुमाता है। मैं बार बार कहा हूँ आपको कि अगर 5 क्वेश्चन का ध्यान छोड़ दीजिए तो आप एनडीए में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, अगर इसी पे कंसंट्रेट करेंगे तब, जो मैं बताता हूँ। Got it. Lemon kept in water in a glass tumbler appear to be larger than the actual size. It is because the refraction of the light. Refraction of light कब होता है? जब लाइट रे किसी वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वहां साइज बड़ा दिखेगा। एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा है, तो उसमें कई क्वेश्चन कराए हुए हैं कि अगर पेंसिल में हम रखते हैं तो बेंड दिखाई देता है ना, अपरेंट डेप्थ जो होता है वो एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देता है। तो उसी तरह से लेमन का साइज बड़ा दिखाई देगा। सनसेट सनराइज के समय सन का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, एयर ज्यादा लंबी दूरी तक एयर में लाइट को ट्रेवल करना पड़ता होता है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ये सारी बातें कराई गई है। स्वीट्स इनसाइड द ग्लास केस लुक्स बिगर, यही क्वेश्चन है जो हमने आपको क्लास में कराया है, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन हो गया आपका 87 का सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट आइट, लाइट है। लाइट एंटर्स आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, है ना। सबसे पहले लाइट इंटर होता है कॉर्निया में। कॉर्निया इन द आउटर मोस्ट बल्ज आउट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कराया गया है, तो कॉर्निया है बच्चों, नो डाउट, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इंटर करता है कॉर्निया में, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कॉर्निया से ही हो जाता है। ये भी लाइन हमने लिखा है, लेकिन लेंस डू द फाइनल प्रेसिजन, लेंस का प्रतिबिंब को और अधिक स्पष्ट करता है। ओके, तो कॉर्निया आंसर हो गया। 838 क्वेश्चन है आपका बी सेट में। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दैट इज सर आइजैक न्यूटन। कराया गया है, न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया, न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म बनाया। दो ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब को एक एंगल के साथ रख दिया जाए तो प्रिज्म है। Prism work on the principle of double refraction. These all points has been discussed in the class, my plus class as well as a special class on Unacademy platform. तो आप इन सबको आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगर आपने इस बार क्लियर किया, well and good. If you have chance, if any another new student are seeing my lecture, then they should concentrate on my lecture as well as on the syllabus and coming course which I am going to launch very soon. Got it? अब आ जाइए, आइजैक न्यूटन हो गया। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर पर डे फॉर 30 डेज, और गिवन है कि किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का ₹4 है। तो बच्चों इसमें बड़ा सिंपल है, यूनिट निकालने के लिए हम लोग पहले वाट इंटू आवर अपॉन 1000 करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी किलोवाट दिया हुआ है तो 1000 करने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 इंटू, आप उसको जला रहे हैं 10 आवर पर डे 30 डेज, तो 5 इंटू 10 इंटू 30 और कॉस्ट है 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6000 आ गया रुपीज। दैट इज बी ऑप्शन। आपको किलोवाट आवर को यूनिट भी कहते हैं घरों में कि कितना यूनिट उठ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 10th क्वेश्चन, जो कि 90 नंबर क्वेश्चन था आपके 20 सेट में। 6000 रुपीज, बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, एकदम सही है बच्चों। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होता है, बिल्कुल सही है ना। मैग्नेट के आउटसाइड से नॉर्थ से साउथ में जाता है, मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ में आता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ओपन कर्व बिल्कुल गलत है। नो टू मैग्नेटिक लाइन आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर, एकदम सही है। इफ इट क्रॉस देन इट इज एब्सर्ड, दो डायरेक्शन देने लगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो 91 का क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ओपन। गॉट इट? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 10th क्लास का मैग्नेट का चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो खुद कर सकते हैं। मेरे लेक्चर में तो ये ऑलरेडी पॉइंट है ही, बिल्कुल है कि कंटिन्यूअस क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व है और दोनों पोल के पास ज्यादा इसका दैट इज आसपास होते हैं और बीच में दूर दूर होते हैं। दिस ऑल आर डिस्कस, और बीच में इतने दूर होते हैं कि कई बार पैरेलल दिखते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बकमिस्टर पुलन इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, सही है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रॉन्ग है।
ओनली वन नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, डिस्कस हुआ है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी सही है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम लिंक टू द थ्री अदर कार्बन एटम, सही है। एक लैटिस पॉइंट फ्री होता है, डिस्कस हुआ है। तो इसलिए डायमंड इज अ गुड कंडक्टर इज अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग पॉइंट, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। आपको रॉन्ग चुनना है। ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, डायमंड इज अ ब्राइट कंडक्टर। 92 का बी। 93 आ जाइए, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl, ठीक है ना, C3H7Cl क्लोरोप्रोपेन मिथित प्रोप, 3 कार्बन कंटेनिंग है बच्चों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10th क्लास का ही है। अगर आपने इसको किया होगा तो ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन में आपको दैट इज ये सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सब जगह है, 10 बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक लाइन से शो करते हैं, हेनरी लेविस का लेविस स्ट्रक्चर है, कराया जा गया है, डॉट से क्रॉस से शो करते हैं लेविस में। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बॉन्ड में हम लाइन से शो करते हैं। तो 93 का डी हो गया। Which one of the following is the most fundamental characteristics of an element? That is atomic number. Atomic number हेनरी मोस्ले ने 1913 में डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर प्रपोज किया था और फॉर्मली एस्टेब्लिश किया था कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन मास नंबर। क्लास में मैंने आपको कराया है कि मोस्ले के बेस पे नील बोर ने मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक मीन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, उसने पीरियोडिक लॉ दिया नील बोर ने। और बेस पे किस पे था? तो हेनरी मोस्ले। तो आंसर आपका एटॉमिक नंबर 94 का बी हो गया, कोई डाउट नहीं है बच्चों। एटॉमिक नंबर हेनरी मोस्ले 1913 में प्रपोज किया है कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन मास नंबर। गॉट इट। अब आ जाइए, न्यूट्रॉन आर डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक, क्लियर कट कंसेप्ट है, 1932 में किया था। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोजा था, जेम्स चैडविक 1932, ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। तो अब आ जाइए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर जोड़ देते हैं तब एटॉमिक वेट होता है। यहाँ मास पूछा है, तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बी ऑप्शन है। गॉट इट। 96 का बी। 97 आ जाइए, 17 नंबर साइंस का क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। 5 तारीख को हमने क्रैश कोर्स जो कराया था फॉर एनडीए क्रैश कोर्स फॉर 2020 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे 5 सितंबर को आपको कराया गया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज होता है। आंसर है आपको कोबाल्ट 60, बी ऑप्शन 97 में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। गॉट इट। 17 का बी, दैट इज 97 नंबर क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। अब आ जाइए 98 क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल मे प्ले रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट इज वैक्यूल, गैस वैक्यूल, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल। 3 तरह के वैक्यूल बनते हैं। गैस वैक्यूल बुयांसी के लिए होते हैं, फूड वैक्यूल डाइजेशन के लिए होता है, सैप वैक्यूल एक्सक्रीशन के लिए होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अनवांटेड सब्सटेंस वाटर वगैरह को बाहर करेगा। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, गोल्गी बॉडी को दैट इज प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एजेंट, है ना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, गोल्गी बॉडी को ट्रांसपोर्ट एजेंट कहते हैं, क्योंकि सिंथेसाइज मटेरियल की पैकेजिंग होती है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो फैट सिंथेसिस होता है ना। गोल्गी बॉडी क्या है? ट्रांसपोर्ट एजेंट है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग है और डाइजेस्टिव बैग है। तो वैक्यूल यहाँ पे आपका आंसर है, सैप वैक्यूल, बी ऑप्शन 98 में। 99 आ जाओ बच्चों। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same land, same piece of land। इसमें बच्चों मिक्स क्रॉपिंग आंसर होगा, ठीक है ना। मिक्स क्रॉपिंग क्या होगा?
तो डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन एट द सेम टाइम इन द सेम पीस ऑफ लैंड, तो इसका बी आंसर है 99 का बी। मिक्स फार्मिंग में क्रॉप एंड एनिमल आर ग्रोन केप्ट ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम। तो फार्मिंग नहीं पूछा है यहाँ पे, खाली क्रॉप पूछा है, तो बी ऑप्शन है 99 का। 100 में आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एंटीबायोटिक्स एंड वायरस। हमने खूब अच्छी तरह से इसको कराया है कि एंटीबायोटिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल मेकिंग मशीनरी ऑफ द वायरस एंड सेल वॉल मेकिंग मशीनरी ऑफ द बैक्टीरिया, एंड वायरस डू नॉट हैव सेल वॉल। वायरस तो सेलुलर है ही नहीं, वायरस को तो हम ऑर्गेनिज्म कहते ही नहीं है। वायरस के लिए हमने इंटिटी वर्ड इस्तेमाल किया, that is which entity violates the cell theory। तो वायरसेस वायलेट द सेल थ्योरी कि वो सेलुलर नहीं होते हुए भी जब लिविंग में इंटर करता है, अपने होस्ट के बॉडी में इंटर करता है, तो लिविंग की तरह व्यवहार करता है। तो इसलिए वायरसेस डू नॉट पोजेस द मेटाबॉलिक पाथवे ऑन विच एंटीबायोटिक कैन फंक्शन, whereas bacteria has such pathway। तो दिस वन जी सी इज राइट आंसर। इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ओके, अब आ जाओ, एंटीबायोटिक जनरली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल मेकिंग मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस नो सेल वॉल। एकदम करेक्ट कंक्रीट हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। 100 का सी। अब आ जाइए 121, जो हमारा 21 क्वेश्चन है। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम फिलामेंट जो टंगस्टन वाला जलाते हैं उसी की बात कर रहे हैं, यही वर्ड मैं क्लास में इस्तेमाल करता हूँ। इनकैंडेसेंट लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब जो अपने आप जल के हीट होके लाइट दे, 95% तो हीट में उसका चला जाता है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ मेटल, तो टंगस्टन डब्ल्यू सिंबल है। बहुत लोग कहते हैं कि पिछले बार डब्ल्यू पूछा है, इस बार टंगस्टन, हाँ जी पूछ लिया, उसका वही लेवल है। आपको यहाँ पे जो लेवल है उसको क्लियर करके एनडीए के एसएसबी पे जाना है। एसएसबी की तैयारी के लिए हम लोग का क्लास बहुत ही फ्रूटफुल है। whatever I am telling you before you, this all will that is make your path very easier for the SSB। okay, तो इसलिए आपका आंसर टंगस्टन है सी 21। अब आ जाइए टंगस्टन डब्ल्यू। नेक्स्ट आ जाइए, टू इक्वल रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। A DC current of 100 milliampere flow through the circuit as shown in this। तो यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, आर एंड आर, और 100 मिली एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। बच्चों इसको रीड्रॉ कर लो, तो रेसिस्टेंस इसको पैरेलल कर सीरीज में कर लो। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2, और ओम्स का लॉ लगा दो। ओम्स का लॉ बाय रीड्रॉइंग सर्किट डायग्राम। ओम्स का लॉ हमने बार बार कहा है कि सिंपल सर्किट डायग्राम, ओम्स का लॉ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यही सब आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है ना। V = IR होता है, तो V वोल्टेज 12 वोल्ट है, I आपको 100 मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ हो जाएगा, और रेसिस्टेंस आपने ले लिया R/2, तो दैट इज 100 × 10⁻³ का मतलब 1/10 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 12 240 ओम। आंसर है 122 का बी। गॉट इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? तो जूल, वाट आवर और किलो, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब एनर्जी का है। न्यूटन मीटर क्या है? टॉर्क हम कर सकते हैं इसको, टॉर्क है। 23 का सी आंसर होना, सी राइट आंसर। 24 आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बायोमास इज एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यूज, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर allowed to decompose in the absence of oxygen, सही है। बायोगैस जनरेशन reduces soil and water pollution, बिल्कुल सही है, कम करेगा। हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोमास इज वेरी लो, रॉन्ग आंसर। हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोमास इज that is 5 केल्विन से लेकर that is 423 केल्विन तक जाएगा। Got it? मतलब कि ये that is इतना 1000, टेम्परेचर गोज फ्रॉम 5000 से 423,000 तक जाएगा टेम्परेचर, लीनियर इंक्रीज करता है बायोमास। तो 124 का हो गया डी, 124 का डी। 125 आ जाओ, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। दिस
अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो दैट इज न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। न्यूक्लियोइड हो गया, न्यूक्लियर रीजन को में जो पाया जाएगा दैट इज न्यूक्लियोइड कहेंगे उसको, ठीक है। 25 125 का हो गया बी ऑप्शन, कोई डाउट नहीं बच्चों, गॉट इट। न्यूक्लियोइड हमने डायग्राम में भी लिखा हुआ है ना। न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसके बाद आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू है डेड सेल? तो स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होता है, इसका एग्जांपल भी दिया हूं मैं, कोकोनट हस्क, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। तो ये हो गया 26 हो गया आपका, दैट इज इन स्क्लेरेन्काइमा मोस्टली द सेल आर डेड होते हैं। उसके बाद आ जाओ, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, लैरिंक्स में होता है, नोज में होता है, ईयर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होता है। इस सारे का एग्जांपल कराया गया है, ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम में कार्टिलेज और बोन है ना, दो चीज होता है। तो कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होता है। लैरिंक्स, नोज एंड ईयर, एक्सटर्नल ईयर, नोज और लैरिंक्स जो तुम्हारे वॉइस बॉक्स है, इन सब में कार्टिलेजिनस होता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल सेल होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है ना, हमारे इच्छा पे नहीं चलता। तो यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर। 127 का डी। अब आ जाओ, टू planet orbit the sun in circular orbit with the radius of orbit r1 is equal to r, r2 is equal to 4r, ratio of their period that is t1 upon t2 क्या हो जाएगा? अराउंड द सन। केपलर का लॉ है, केपलर्स लॉ है बच्चों। 128 क्वेश्चन, ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r एंड 4r है अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ। प्लानेटरी मोशन में t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। Therefore, the ratio of the time period given क्या हो जाएगा? t1 upon t2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r upon 4r क्यूब। 1 upon 64 हो गया, 1 upon 64 हो गया। तो t1 upon t2 क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 1 upon 8, ठीक है ना। और तब t1 और t2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8। आंसर हो गया 128 का बी। A metallic wire having resistance 20 ohm is cut into two equal part in length. These parts are then connected in parallel. The resistance of this parallel combination is equal to, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने 20 ओम और 10 ओम का कराया है कि एक वायर है और उसको एक सर्कल बना दें, सर्कल बना दे तो उसके दो डायमीटर के बीच, किसी दो डायमीटर के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, पैरेलल हो जाएगा बच्चों। तो 1/10 का 2 हो गया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो 10 ओम का 2 ले लिए, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल में 1/10 तो 1/RP क्या हो जाएगा? 2/10 और 10 अगर तुमको RP क्या हो जाएगा तब? 5 ओम का। बोलो 129 का सी, कोई डाउट? एनी डाउट? गॉट इट? 129 का सी हमारा नंबर क्वेश्चन है 29। अब आ जाओ 130। लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी impinges perpendicular on a totally reflecting surface. If the area of surface is half, the radiation force on it will become double, क्योंकि that is area that is inversely proportional होता है रेडिएशन के। एरिया हाफ करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन के। एरिया प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडिएशन एरिया, दैट इज रेडिएशन। तो एरिया हमने हाफ किया तो रेडिएशन डबल हो जाएगा। 130 का ए ऑप्शन है बच्चों। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म, तो रेटिना पे बनता है। इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। बार बार कराया हुआ है कि ह्यूमन आई पे रेटिना पे इमेज बनता है। रेटिना एक फिल्म की तरह काम करता है। तो इमेज फॉर्म ऑन रेटिना विच इज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। 131 का सी हो गया, ठीक है ना। 132 में क्या हो गया कि कंसीडर द फॉलोइंग दैट इज इमेज, कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी है और इधर एक प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन एंटर है मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू इट एज शोन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन विल बी क्या हो जाएगा बच्चों? इनटू द पेज हो जाएगा 132 का भी, क्योंकि हम फ्लेमिंग लॉ का
लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. इफ द फोर्थ फिंगर ऑन द पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb will give the direction of force or motion acting on conductor. ये हम प्रोटॉन यानी क्या मान लेंगे, तो ये करंट है, इधर मैग्नेट है, तो इनटू द पेज डी ऑप्शन हो गया 132 का. 133 क्या होगा, which one of the following statement is about the sound is correct. Sound travel at a speed slower than the speed of light, सही है. साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव गलत है. साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव. साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव सही है. साउंड वेव फास्टर ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर, बिल्कुल सही है. मॉइस्ट होने से क्या होता है, डेंसिटी घट जाती है, स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाता है. ठीक है ना. तो राइट आंसर इज साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव. बी गलत है बच्चों. 133 का बी हो गया. साउंड वेव आर नॉट ट्रांसवर्स वेव बट इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव. अब आ जाओ, व्हेन शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर द करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है सब्सटेंशियली, क्योंकि रेसिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है. रेसिस्टेंस जब रिड्यूस हो जाएगा तो करंट इंस्टेंटली बढ़ जाएगा. 134 का सी. ओके. ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट रेसिस्टेंस बिकम 0 एंड द करंट इंक्रीज सब्सटेंशियली. 134 का सी. अब आ जाइए 135. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सर्विक्स तो बर्थ कैनाल कहते हैं, फीमेल में होता है. यूरेथ्रा मेल फीमेल दोनों में होता है. सेमिनल वेसिकल मेल में होता है. भांज डिफरेंस मेल में होता है. तो मेल में क्या नहीं होता है, तो सर्विक्स नहीं होता है. यूरेथ्रा तो दोनों में होता है. ये ऑप्शन इज राइट. 135 का ए. सर्विक्स इज कॉल्ड बर्थ कैनाल व्हिच इज पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूरेथ्रा occur in both seminal vesicle and vas deferens occur in male. Okay, अब आ जाओ बच्चों 36. 136. Which one of the following is not a reason of decrease in biodiversity? Large scale deforestation, or exploitation of forest produce, maintenance of sacred groups, encouragement of the in the forest area. Large scale deforestation करेंगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी घटेगी. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बायोडाइवर्सिटी घटेगी. इंक्रोचमेंट से घटेगी. मेंटेनिंग द सैक्रेड ग्रुप से नहीं घटेगी. सी ऑप्शन हो गया 136 का सी. ओके. तो आपको जनरली ये सब क्वेश्चन भी आएंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं. Which one of the following is not a cause of depletion of groundwater? ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन का कॉज नहीं है. एफॉरेस्टेशन नहीं है. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है न्यू फॉरेस्ट एरिया प्लांटेड अक्रॉस लैंड विदाउट trees which has caused precipitation and thereby water cycle will operate. Hence water depletion in the groundwater could be checked. तो 137 का राइट आंसर हो गया ए. दैट इज एफॉरेस्टेशन. बाकी तीनों से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर टेबल होगा. अब आ जाइए 137 हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया बच्चों. 37 का ए. अब आ जाइए 138. Which one of the following type of radiation has the smallest wavelength? तो एक्सरे का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है ना. शॉर्ट रेडियो वेव सबसे पहले, लॉन्ग रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ. उसके बाद माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव. उसके बाद इंफ्रारेड रे. उसके बाद विजिबल रेज. उसके बाद क्या होता है, तो यूवी रेज, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज. वेवलेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है. लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्सरेज एंड गामा रेज. प्रिज्म के का जब लाइट हमने कराया है तो प्रिज्म वर्क ऑन डबल रिफ्रैक्शन. और पूरा का पूरा बैंड हमने दिखाया है. विजिबल, इनविजिबल, 3 ऊपर इनविजिबल, 3 नीचे इनविजिबल और 7 विजिबल रेज, जो कि आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म से दिखाया था. 138 का डी. 139 आ जाओ. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट इन द सर्किट इज गैल्वेनोमीटर. ये भी हमने क्लास में कराया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी के 3 में खाली थ्योरी कराया है, उसके बाद अलग से न्यूमेरिकल कराया है. गैल्वेनोमीटर के प्रेजेंस से खाली इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है, ये पता चलता है बच्चों. ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है ना. गैल्वेनोमीटर इज एन electrochemical instrument used for detecting and indicating an electric current. It work on the electric current. It work as an actuator by producing a rotatory deflection in the response to the electric current. 139 का B. अब आ जाओ 140. Which one of the following is largest composition of biogas? That is methane. मीथेन है बच्चों 140 का B. रफली मीथेन होता है 60%.
कार्बन मोनोऑक्साइड 39%, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, मिथाइल मर्कपेंटेन एंड ऑक्सीजन मिला के 1% है, ठीक है ना। तो दैट इज बायोगैस में मेन कंपोनेंट है मीथेन, है ना। और पेट्रोल में क्या होता है, आइसोप्रोपेन होता है, ओके, और आइसोब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन 10% में होता है। ओके, 140 हो गया। 141 क्या है, द सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, द फेनोमेना इन द ऑप्टिक्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ सन इज क्या है बच्चों, द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्यों है, तो ऑल लाइट स्कैटर्ड एंड रेड स्कैटर्ड लीस्ट कराया गया क्लास में आपको, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रेड हैज लार्जर वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसलिए ये रेड दिखता है, सन बाकी सारा स्कैटर्ड हो जाता है, रेड स्कैटर्ड नहीं होता है। 141 का सी बच्चों, all the other light scattered and the red scattered is because of the largest wavelength, hence answer C is right. A lens has a power of 2 diopter, which one of the following statement about the lens is true? ठीक है ना, तो लेंस का पहले +2 डायोप्टर होता है, कन्वेक्स होगा, ये तो कर क्लियर हो गया, कनकेव तो होगा नहीं, कन्वेक्स होगा, which one of the following, उसके बाद करें कि 2 डायोप्टर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, तो 1/p करोगे तो क्या होगा, पावर है 2 डायोप्टर 1/2, तो 0.5 मीटर। पॉजिटिव साइन का मतलब कन्वेक्स लेंस है। 142 का सी आंसर हो गया बच्चों, कोई डाउट नहीं है। और अच्छी तरह से आप इसी तरह से अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगले बार कुछ और क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, कुछ और आएगा, लेकिन आपको लेवल यही रखना है। At nearly 70 degrees sodium bicarbonate, that is NaHCO3 baking soda है, so property of gradual decomposing which make it usable for the bakery product, भटूरे बनाने में, जलेबी बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, मैं बताया हूँ। Product of decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है निकलता है उससे, तो वही पपी बनाता है, ब्रेड पपी होता है, ठीक है ना। तो 143 का ए हो गया। CO2 बच्चों राइट आंसर। NaCO3 decomposes to give CO2 on eating which make the bread item puffy। 144 आ जाइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। कॉपर सल्फेट में बच्चों होता है CuSO4 H2O X2, X का वैल्यू 0 to 5 होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन CO, तो इसमें हमने X का वैल्यू 5 ले लिया, 0 से लेके 5 तक हो सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 डेकाहाइड्रेट होता है, डेका मतलब 10 हो गया, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और आपको जिप्सम होता है CaSO4 2 H2O, कैल्शियम सल्फेट। तो आपको सबसे अच्छा आंसर इसमें क्या है 510-2 हो गया रिस्पेक्टिवली। 144 का ए ऑप्शन राइट है। 145 आ जाओ, which one of the following is the correct sequence of change in color when turmeric stain on the white cloth is scrubbed by the soap and other and then washed with the water। तो टर्मरिक एक बेसिक सब्सटेंस होता है और बेस भी बेसिक होता है, जो सोप होता है बेसिक होता है, रगड़ते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, एंड देन आफ्टर फिर अगर वॉश करने पे येलो कलर रीअपियर हो जाता है। तो आंसर हो गया 145 का भी। टर्मरिक येलो इज बेसिक इन नेचर, व्हेन सोप विद द बेसिक नेचर इज स्क्रब ऑन द स्टेन टर्न रेड, व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड with plenty of water, the soap remove the yellow color and soap remove the yellow color of stain reappears। The answer is B, soap बाहर चला जाएगा। 145 का B, which one of the following statement regarding the bleaching powder and DDT is correct? DDT खूब कराया हमने, इसका फुल फॉर्म भी कराया है। both contain chlorine because bleaching powder में CaOCl2 है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोरीन है। DDT क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन पेस्टिसाइड्स है। फॉर्मूला क्या है C14H9O Cl5, तो ClCl दोनों में है, कार्बन का क्लोरीन का कंपाउंड है। 146 का C, और ये बैन हो चुका है इंडिया में। ओके 147 है, which one of the following is the best example of desiccant? Desiccant वो सब्सटेंस होता है which dehydrate the substance। Desiccant are drying agent that extract the water from a wide range of material। सिल्का जेल is the best desiccant है, बॉक्साइट है, कैल्शियम सल्फेट है, और मोंटमोरिलोनाइट क्ले।
तो आपको सिलिका जेल दिया हुआ है यहाँ पे, सिलिका जेल 147 का ये आंसर हो गया। गॉट इट। 148, which one of the following was the first mineral acid discovered? तो माय आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पहला मिनरल एसिड था। मिनरल एसिड जो माइनिंग करके निकाला जाए, सारे इसमें मिनरल एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड वाज डिस्कवर बाय गेबर। गेबर को फॉक्स गेबर का स्यूडो गेबर कहते हैं, क्योंकि एक नाम है जबिट इवान हैंस, जिसका सिरका 721 से 815 के बीच का काल आता है, इनका रेफरेंस आता है कि इन्होंने किया होगा, लेकिन आपको गेबर के नाम से हम लोग जानते हैं। 148 का ए ऑप्शन हो गया। इन्होंने ही एक्वारिजिया बनाया था, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला के, जो कि गोल्ड को भी मेल्ट कर देता है। गॉट इट। 149, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच क्वार्ट्ज इज 1.46 है एंड दैट ऑफ सफायर इज 1.77 है ना। अगर आपने सब दैट इज VQ is the speed of the light in the quartz, quartz Q से quartz हो गया, and VS is the speed of light in sapphire. Then which one of the following relations is correct? A correct है, VQ greater than है VS के, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सफायर का ज्यादा है और क्वार्ट्ज का कम है, तो जिसका दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। VQ ग्रेटर देन VS। 49 का ये हो गया, क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V। C का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, तो म्यू प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V वेलोसिटी ऑफ लाइट के उस मीडियम में, तो VQ ग्रेटर होगा VS के, क्योंकि VQ में स्पीड कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। गॉट इट। VS है, VQ का दैट इज क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। गॉट इट। अब आ जाइए 150। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, if an object is kept between the principal focus F and the pole P of the mirror, then which one of the following statement about the image is not correct? अरे बच्चों, जब हम एक ही केस कराए हैं कि कनकेव मिरर में जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्जर देन द इमेज वाला ऑब्जेक्ट बनता है। कराया गया है कि वेदर वी कैन यूज कनकेव मिरर एज मेकअप मिरर और सेविंग मिरर और नॉट। कनकेव मिरर का इस्तेमाल आप मेकअप मिरर और सेविंग मिरर के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, provided we place our face very near to mirror so that the image is formed behind the mirror, virtual and erect, larger than the image object, larger than the object, तो image will be formed at infinity is wrong, बाकी सब सही है। तो दिस इज अतुल सिन्हा, MSc LLB PhD। बच्चों, हमने 20 ईयर से पढ़ाया है, 20 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। अब आपको मैं अनअकैडमी के प्लस पे पिछले 3-3.5 महीने से क्लास ले रहा हूँ। मेरे क्लास लेने के बाद ये पहला एग्जाम था और आपने मेरा पहला ये परफॉर्मेंस देखा। आगे भी देखते जाइए, एंजॉय कीजिए वीडियो को। बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई एम कॉन्फिडेंट, यहाँ फिजिक्स अलग पढ़ाने वाले टीचर है, केमिस्ट्री बायो अलग पढ़ाने वाले टीचर है, ऐसा भी हमने देखा है रिव्यू में, और वो लोग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और यही दिस वन क्वेश्चन भी रॉन्ग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इधर दैट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगा, है ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, एंड द पर्सन इज टेकिंग स्पेसिफिकली केमिस्ट्री क्लास, स्पेसिफिकली फिजिक्स क्लास। तो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं आपको, अगर मैं खुला इसमें आपको ऑफर करता हूं कि अगर मेरे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल रेज कीजिए, इट विल बी सॉर्टेड आउट। मेरा चैनल जो कि पैराडाइज स्टडी कैंपस है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, और आगे भी आप तैयार रहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड 1000 सब्सक्राइबर होते हुए ही हम लाइव हो जाएंगे आपके साथ। रोज सुबह में 9-10 बजे आपके साथ 1 घंटा मेहनत करेंगे, दिन भर का मेहनत 1 घंटे के साथ शेयर करेंगे। और आपके एनडीए का एग्जाम तो एक हो गया, अगला एनडीए तो छोड़ दो, सीडीएस सीएपीएफ के आने के पहले ही मैं जीएस का मैक्सिमम सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगा। और आप इसके साथ ही हमारे दैट इज प्लस का जो कोर्स चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आप 10% का डिस्काउंट पाइए, एडमिशन पाइए,
और आपको 100 लेक्चर में मैं साइंस एंड इकोनॉमिक्स पूरी तरह से टू द सेटिस्फैक्शन करा रहा हूँ, कराऊंगा आगे। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू। दिस इज ऑल अबाउट enjoy. Very soon I will bring the next lecture on the GS.